क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 142, विधर्मियों को नष्ट करना। उनके दोनों हाथों में एक साथ आग बनना शुरू हो गई। आग की लपटें धीरे धीरे गर्मी की तीव्रता और केंद्रित शक्ति में बढ़ती गईं, जब तक कि वे इष्टतम विनाशकारी क्षमता तक नहीं पहुंच गईं। फिर उन्होंने अपने दुश्मनों पर बिना किसी दया या हिचकिचाहट के तात्विक तबाही मचाते हुए हमले शुरू कर दिए। बूम! वाह! जैसे ही मून और सेलीन ने मिलकर काम किया, युद्ध के मैदान में विस्फोट और आग की लपटें उठने लगीं। अपनी स्थिति से यारा ने अपने तीखे तीरों से विधर्मियों पर लगातार दबाव बनाए रखा। उसके शॉट तुरंत मारने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। वह इतनी चतुर थी कि यह पहचान लेती थी कि दुश्मन को घायल करना और उसकी स्थिति को बाधित करना अक्सर किल शॉट्स की कोशिश करने से अधिक मूल्यवान होता है, जो कि मुश्किल होता है। थ्विप थ्विप! तीरों ने हेरेटिक्स को अजीब तरीके से चकमा देने के लिए मजबूर किया, संरचनाओं में एक साथ समन्वय करने के उनके प्रयासों को बाधित किया और ऐसे खुलेपन पैदा किए जिनका मून और सेलीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के फायदा उठाया। लेकिन विधर्मी नेता मूर्ख नहीं था। अपने 5 योद्धाओं को चंद्रमा के क्षेत्र प्रभाव वाले जादू से मरते हुए देखने के बाद उन्होंने तुरंत भेद्यता को पहचान लिया और तत्काल आदेश देना शुरू कर दिया। वोरकेथ, नलशराकेथ! शेष 8 विधर्मियों ने तुरंत अलग अलग फैलना शुरू कर दिया, बिखरी हुई स्थिति के पक्ष में अपने क्लस्टर गठन को छोड़ दिया, जिससे उन्हें क्षेत्रीय हमलों से लक्षित करना अधिक कठिन हो गया। अधिक गंभीर रूप से, उन्होंने सावी योद्धाओं की ओर तेजी से दूरी बनानी शुरू कर दी जो हाथापाई की लड़ाई में लगे हुए थे। खुद को चंद्रमा के सहयोगियों के करीब रखकर उन्होंने एक दुविधा पैदा कर दी। अगर चंद्रमा ने अब अपने विस्फोटक मंत्र फेंके तो वह अनिवार्य रूप से यारा के योद्धाओं को अपने इच्छित लक्ष्यों के साथ विस्फोट के दायरे में पकड़ लेगा। चतुर प्रतिरणनीति को पहचानते ही चंद्रमा की भौहें चिढ़ गईं। बुद्धिमान! वे मेरे शक्तिशाली इग्नाइट कौशल के विरुद्ध हमारे ही लोगों को ढाल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। विधर्मियों ने अपने लाभ को आक्रामक तरीके से दबाया, सावी योद्धाओं के बीच बुनाई की और करीबी युद्ध दूरी बनाए रखी, जिसने चंद्रमा की जादुई शक्ति को बेअसर कर दिया। यह देखकर चंद्रमा ने तेजी से समायोजन किया। यारा, अपने योद्धाओं से कहो कि वे अलग हो जाएं और दूर चले जाएं, विधर्मियों से दूरी बनाएं, चंद्रमा स्पष्ट रूप से चिल्लाया, जैसे ही उसने अपना मन एक बार फिर इकट्ठा करना शुरू किया। यारा ने तुरंत कमांड को भाषण में अनुवादित किया और साथ ही कवरिंग फायर प्रदान करने के लिए एक और तीर खो दिया। वैलशा नॉरवाश के सक्रिय युद्ध में लगे होने के बावजूद 4 सावी योद्धा तुरंत समझ गए। उन्होंने दूरियां बनाने के लिए अपने विरोधियों से पीछे हटते हुए रक्षात्मक रुख बनाए रखते हुए लड़ाई को अंजाम देना शुरू कर दिया। विधर्मियों ने पहचान लिया कि क्या हो रहा है और उन्होंने दूरी को और भी तेजी से कम करने की कोशिश की, यह समझते हुए कि अंतराल बनने से वे एक बार फिर विनाशकारी आग की चपेट में आ जाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। लेकिन उस महत्वपूर्ण संक्रमण अवधि के दौरान कुछ सेकंड के लिए जब हेरेटिक्स आगे बढ़े और सावी योद्धा पीछे हट गए, 2 दुश्मन योद्धा अपने साथियों की तुलना में थोड़ा धीमे चले गए। उनकी स्थिति अस्थायी रूप से अलग हो गई। मून और सेलीन ने अवसर बर्बाद नहीं किया। चंद्रमा की बिजली अंतराल में कड़कती हुई सीधे एक विधर्मी की छाती में लगी। योद्धा ऐंठकर गिर पड़ा। बिजली के झटके से उसका हृदय रुक गया। एकल लक्ष्यों के लिए लाइटनिंग एक बेहतर विकल्प था। इसे कम मात्रा में इस्तेमाल करने पर इसे तेजी से फेंका जाता था और मन की लागत भी कम होती थी। आपने लेवल 24 सवी हेरेटिक को मार डाला है। आपने 380 जीवन प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही सेलीन के संयुक्त हवा और आग के हमले ने दूसरे अलग थलग योद्धा को घेर लिया। अत्यधिक गर्म भंवर ने उसे अंदर से बाहर तक जीवित कर दिया।
अब उनके नेता सहित केवल 6 विधर्मी बचे थे, जो मून की टीम के 7 लोगों का सामना कर रहे थे। संख्या में बढ़त लगभग तुरंत ही मून के पक्ष में हो गई थी। मून ने एक और सामरिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने कर्मचारियों को वापस स्थानिक भंडारण में भेज दिया और इसके बजाय अपने लड़ाकू खंजर को बुलाया। ब्लेड उनकी पकड़ में आ गया। यद्यपि उसने अस्थायी हत्यारा वर्ग और डैगर कला कौशल खो दिया था, जो 24 घंटे की अवधि समाप्त होने पर उसके साथ आया था, चंद्रमा ने उस समय के दौरान प्राप्त की गई थोड़ी सी दक्षता से कुछ मांसपेशियों की स्मृति को बरकरार रखा था। ज्ञान लुप्त नहीं हुआ था, उसके पास अब सिस्टम संवर्धित मार्गदर्शन नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं सक्रिय कौशल के बिना तकनीकों का उपयोग करता हूं तो क्या मेरी दक्षता बढ़ती रहेगी, मून ने उत्सुकता से सोचा। सिस्टम समर्थन खोने के बाद उन्होंने कभी परीक्षण नहीं किया कि कौशल को पूरी तरह अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है या नहीं। उनके संख्यात्मक लाभ को देखते हुए अब प्रयोग करने का एक उत्कृष्ट समय लग रहा था। विधर्मी नेता ने गति में बदलाव को पहचाना और अपना हताशापूर्ण निर्णय लिया। रक्षात्मक रणनीति जारी रखने के बजाय उसने सीधे चंद्रमा की ओर इशारा किया और एक आदेश चिल्लाया, क्राथवेल नाल, शानेथवोर। बचे हुए सभी 6 विधर्मियों ने रक्षात्मक स्थिति का कोई भी दिखावा छोड़कर तुरंत सीधे चंद्रमा की ओर आक्रमण किया। उन्होंने उसे प्राथमिक खतरे के रूप में सही ढंग से पहचाना था। चंद्रमा को मार डालो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मून ने अपने खंजर को ठीक से पकड़ लिया और युद्ध की मुद्रा में आ गया, जो खंजर कला ने पहले उसमें पैदा किया था। वह उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता था। वास्तव में उनकी कम संख्या और हताश रणनीति के साथ वे कौशल प्रतिधारण के बारे में उनके सिद्धांत के प्रयोग के लिए एकदम सही परीक्षण विषय थे। ऐसा लगता है जैसे आप काटे जाने की जल्दी में हैं, मून ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा और अपनी लड़ाई की मुद्रा में आ गया। विधर्मियों ने तेजी से दूरी तय कर ली। उनकी आंखों में हत्या की आग जल रही थी और उनके हथियार चंद्रमा के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार थे। चंद्रमा उनसे आमने सामने मिलने के लिए आगे बढ़े, जबकि सावी योद्धा एक साथ पार्श्व से दौड़े और चंद्रमा को बेहतर संख्या के खिलाफ अकेले लड़ने से मना कर दिया। मून इतना मूर्ख नहीं था कि खंजर तकनीक का परीक्षण करने की इच्छा के बावजूद केवल ब्लेड के काम पर भरोसा करता। उन्होंने लाभ पैदा करने के लिए सक्रिय रूप से अपने कई तत्वों का उपयोग किया। विधर्मियों के आंदोलन को बाधित करने के लिए पृथ्वी की बाधाओं को बढ़ाया और एक पर एक सगाई को मजबूर किया। विरोधियों को विचलित करने और भटकाने के लिए पानी और हवा का उपयोग किया। अपने ब्लेड हमलों के लिए अवसर बनाए। उसके खंजर ने शुरू में बमुश्किल नुकसान पहुंचाया। शारीरिक हमलों में उसके जादुई हमलों की कच्ची शक्ति का अभाव था और खंजर कला कौशल के क्षति बोनस के बिना उसके हमले खतरनाक होने के बजाय केवल सक्षम थे। लेकिन मून ने अनुभव का आनंद लिया। नजदीक से लड़ने से उसे रोमांच की अनुभूति हुई, जिसे सुरक्षित दूरी से जादू करने से दोहराया नहीं जा सका। तात्कालिक खतरा, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय, शारीरिक परिश्रम, यह किसी नशे से कम नहीं था। सावी योद्धा तेजी से आगे बढ़े और 6 विधर्मियों में से 4 को सीधे मार गिराया, जिससे चंद्रमा पर दबाव तुरंत कम हो गया। इससे उन्हें जादू और ब्लेड के काम को एक साथ करने के बजाय विशेष रूप से अपनी खंजर तकनीक को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली। यह देखते हुए कि बिना किसी विशेष कौशल वृद्धि के खंजर चलाने के कारण उनका नुकसान आउटपुट निराशाजनक रूप से कम रहा, मून ने इसमें अपना खुद का ट्विस्ट लागू करने का फैसला किया। उन्होंने ब्लेड के किनारे पर केंद्रित अग्नि तत्व का लेप लगाना शुरू कर दिया। धातु को तब तक गर्म किया जब तक कि वह नारंगी लाल न चमकने लगे। आग की लपटों ने हथियार को अधिक गर्म और कार्यात्मक रूप से तेज बना दिया, जिससे यह नीले मांस को अधिक प्रभावी ढंग से काटने में सक्षम हो गया। अध्याय 143 स्तर 25 पर पहुंच गया। वर्ग विकास उपलब्ध। बहुत बेहतर, मून ने संतुष्टि के साथ सोचा, क्योंकि उसका अगला वार उनके मांस में गहराई तक घुस गया, जिससे उनकी त्वचा पर जलने का निशान बन गया, न कि केवल उन्हें खरोंचने का। सेलीन 11, जब तक चीजें बुरी तरह से गलत न हो जाएं, हस्तक्षेप न करें, मून ने भाले के वार को रोकते हुए कहा। मुझे अनुभव और हत्याओं की आवश्यकता है। सेलीन क्षण भर के लिए चिंतित दिखी, लेकिन समझ में सिर हिलाया। बस अति आत्मविश्वासी मत बनो और मर जाओ।
यदि मून ने जादू करने की अपनी सामान्य युद्ध शैली बरकरार रखी होती तो सेलीन को चिंता नहीं होती। 4 सावी योद्धा उसकी मदद कर रहे थे। वह आसानी से उन्हें मार गिरा सकता था, लेकिन वह करीब से लड़ रहा था, कुछ ऐसा जिसके लिए वह अभ्यस्त नहीं था। सेलीन को पता था कि मून के पास जादूगरों की कक्षा है, अन्यथा वह अनेक मौलिक जादू करने में सक्षम नहीं होता। इसका मतलब यह था कि चंद्रमा स्वाभाविक रूप से खंजर तक नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक नियम था कि जागृति अपने वर्ग के दायरे से बाहर कौशल का उपयोग नहीं कर सकती थी। एक जादूगर करीबी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था और एक शूरवीर जादूगर कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था। यारा ने मून के निर्देशों का अपने योद्धाओं तक अनुवाद किया, जिन्होंने तदनुसार अपनी रणनीति को समायोजित किया। जिन विधर्मियों से वे जुड़े थे, उन्हें मारने की कोशिश करने के बजाय सावी लड़ाके लड़ाई की अधिक रक्षात्मक शैली की ओर बढ़ते हैं, केवल हमलों को रोकते हैं, दबाव बनाए रखते हैं, भागने से रोकते हैं और घातक हमलों से बचते हैं। वे विशेष रूप से चंद्रमा को खत्म करने के लिए दुश्मनों को पकड़कर रख रहे थे। आपने लेवल 24 सवी हेरेटिक को मार डाला है। आपने 420 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने लेवल 24 सवी हेरेटिक को मार डाला है। आपने 400 जीवन प्राप्त किए हैं। चंद्रमा अपने निर्धारित लक्ष्यों को तेजी से पार कर गया। उसका शरीर उनके बीच सुंदर नृत्य कर रहा था। जैसे जैसे दोहराव के माध्यम से मांसपेशियों की याददाश्त मजबूत होती गई, उनकी हरकतें उत्तरोत्तर सहज होती गईं। पैरीज अधिक कुशल हो गए, हमलों में बढ़ती सटीकता के साथ कमजोर बिंदु पाए गए और प्रत्येक एक्सचेंज के साथ उनके फुटवर्क में सुधार हुआ। आपने लेवल 24 सवी हेरेटिक को मार डाला है। आपने 410 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने लेवल 24 सवी हेरेटिक को मार डाला है। आपने 370 जीवन प्राप्त किए हैं। सेलीन ने इस दृश्य को बिल्कुल अविश्वास से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपनी आंखों के सामने क्या देख रही थी। मानो यही आंखें उसे धोखा दे रही थीं। क्या मैं मतिभ्रम कर रहा हूं या वह हर मिनट बेहतर होता जा रहा है? दक्षता निश्चित रूप से वहां थी। चंद्रमा महसूस कर सकता था कि सिस्टम कौशल सक्रिय रूप से उसका मार्गदर्शन किए बिना भी तकनीकें उसके शरीर में वापस आ रही हैं। तो यह संभव है, मून ने मानसिक रूप से पुष्टि की। सिस्टम समर्थन समाप्त होने के बाद भी कौशल स्थायी ज्ञान छोड़ देता है। मुझे बस अभ्यास बनाए रखने की जरूरत है और शायद मैं एक निश्चित बिंदु पर कौशल हासिल करने में भी सक्षम हो जाऊंगा। चंद्रमा पूर्व परिकल्पना के बारे में निश्चित था। जहां तक बात की बात है, उसे अभी भी इसका परीक्षण करने और इसके माध्यम से कौशल हासिल करने की आवश्यकता थी। फिलहाल यह कुछ ऐसा है जिसे गहराई से समझने के लिए उसे तलाशने की जरूरत है। अंततः केवल विधर्मी नेता ही खड़ा रह गया। उसके सभी साथियों को चंद्रमा ने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से समाप्त कर दिया था। अनुभव और जीवन बनकर उसने दावा किया। नेता अब अलग थलग और घिरा हुआ था, लेकिन वह अभी भी खतरनाक था। उसकी आंखें कट्टर घृणा से जल उठीं। मून ने सावधानी से संपर्क किया, यह पहचानते हुए कि यह प्रतिद्वंद्वी उसके द्वारा भेजे गए अन्य प्रतिद्वंद्वी की तुलना में काफी अधिक कुशल था। नेता अपने आंदोलन और अपने हमलों के पीछे की शक्ति के आधार पर स्पष्ट रूप से 25 के स्तर पर था। सिर्फ खंजर से उससे लड़ना बहुत जोखिम भरा और मूर्खतापूर्ण होगा। हमें जल्द ही निकलने की जरूरत है, अगर और भी लोग आ रहे हों। इन लोगों को एक साथ भेजने के बजाय धीरे धीरे 10-10 के समूह में भेजना बेहतर है। मून ने मन ही मन सोचा। उसकी नजर आखिरी बचे विधर्मी पर थी। मून ने सम्मानजनक समाधान के बजाय व्यावहारिक समाधान पर निर्णय लिया। उन्होंने अपने खाली हाथ में एक संपीड़ित आग का गोला बनाया और ध्यान भटकाने के लिए इसे सीधे नेता के चेहरे पर फेंक दिया। विधर्मी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और जादुई हमले को रोकने के लिए अपना हथियार उठाया, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा ने अनुमान लगाया था। बूम! विभाजित ध्यान के उस क्षण में चंद्रमा ने दूरी को विस्फोटक रूप से बंद कर दिया और अपने अत्यधिक गर्म खंजर को तेजी से आगे बढ़ाया। वाह वाह वाह! प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल।
3 तेज झटके नेता के धड़ में घुसे, पेट, निचली पसली और ऊपरी छाती को कवर करते हुए। चंद्रमा द्वारा ब्लेड वापस लेने और अगले हमले के लिए पुनः स्थान निर्धारित करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति ने गहराई तक गाड़ी चलाई। विधर्मी नेता ने हताश होकर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमा पहले ही सीमा से बाहर पीछे की ओर छलांग लगा चुका था। उसकी चपलता की विशेषता ने पीछे हटना आसान बना दिया। नेता लहराता हुआ खड़ा था, उसका शरीर स्पंज की तरह फट गया था, कई घावों से खून बह रहा था। वह जोर जोर से खांसने लगा, उसके मुंह से खून निकलने लगा। अपनी घातक चोटों के बावजूद विधर्मी नेता की आंखें खराब रहीं। उसने एक काम पता हुआ हाथ उठाया और जहर से भरी कर्कश आवाज में बोलते हुए सीधे चंद्रमा की ओर इशारा किया। वोरकेथ, शानेत काल, वोरनाश कृत। फिर वह आगे की ओर गिर गया। जमीन पर गिरने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। आपने लेवल 25 सभी हेरेटिक को मार डाला है। आपने 550 जीवन प्राप्त किए हैं। आप स्तर 25 पर पहुंच गए हैं। कक्षा विकास उपलब्ध। कृपया अवेकन से इवोल्वर तक आगे बढ़ने के लिए इवोल्यूशन कार्य पूरा करें। मून ने यारा की ओर मुड़ने से पहले संतुष्टि के साथ अधिसूचना को देखा, जो युद्ध के क्रूर निष्कर्ष से स्पष्ट रूप से हिली हुई लग रही थी। अंत में उन्होंने क्या कहा? मरने से पहले वे अंतिम शब्द क्या थे? मून ने उत्सुकता से पूछा। उसे अपने अंतिम शब्दों के पीछे दृढ़ विश्वास महसूस हुआ, बावजूद इसके कि उसे समझ नहीं आया कि इन शब्दों का क्या मतलब है। यारा ने जोर से निगल लिया, फिर चुपचाप अनुवाद किया। उन्होंने कहा, झूठे लोग कभी विरासत पर दावा नहीं करेंगे। आपका भ्रष्टाचार उनके भाई के हाथों खत्म हो जाएगा। वह रुकी, फिर धीरे से बोली, उसे सच में विश्वास था कि तुम बुरे हो चंद्रमा। अपनी आखिरी सांस तक वह आश्वस्त था कि वह किसी धार्मिक चीज के लिए लड़ रहा था। चंद्रमा ने बिना किसी भावना के मृत विधर्मी नेता को देखा। ये कट्टरपंथी हमेशा विश्वास करेंगे कि वे एक नेक मकसद के लिए लड़ रहे हैं। यही बात उन्हें खतरनाक बनाती है। मून ने खंजर को वापस अपने भंडार में भेजने से पहले सरलता से कहा। स्थिति उसने अपने सामने पारभासी स्क्रीन को बुलाते हुए बुदबुदाया। उसने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसे वह लंबे समय से हासिल करना चाहता था। नाम चंद्रमा। जाति मानव। वर्ग वर्गहीन। स्तर 25 विकास की प्रतीक्षा में। जीवन 15,221। ताकत 38, चपलता 38, संविधान 43, मन 58, सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 5। कौशल मौलिक हमला 5 तत्वों की आत्मीयता, दृढ़ता, चांदी की त्वचा, प्रज्वलित करना। प्रतिभा ग्रिम रीपर। क्लास कौशल क्लास स्लॉट 0/1। अध्याय 144 वर्ग उन्नति विकल्प 1। मून और अन्य लोग बिना कुछ साफ किए युद्ध क्षेत्र से चले गए। हालांकि मिराज को मृत विधर्मियों के शव खिलाने से घोड़े को उपभोग के माध्यम से 1 या 2 स्तर का लाभ मिलता, चंद्रमा ऐसा करने से बेहतर जानता था। वह सहज रूप से बता सकता था कि इस तरह की कार्रवाई सावी लोगों को बेहद असहज कर देगी और संभवतः उसके और सेलीन के बारे में नकारात्मक धारणा पैदा करेगी। ऐसा कुछ ऐसा होने देने का उसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वे इतने प्रभावी ढंग से एक साथ लड़े थे। इसलिए उसने जंगल के उस हिस्से में किए गए सभी नरसंहार और विनाश के साथ शवों को वहीं छोड़ दिया जहां वे गिरे थे। लाशों के पास रहना वैसे भी खतरनाक था। खून और मौत की गंध सफाई कर्मियों को आकर्षित करती थी और संभावित रूप से अन्य विधर्मी गश्ती दल को उनके स्थान के प्रति सचेत कर देती थी। उन्हें बिल्कुल अलग दिशा में और दूर जाने की जरूरत थी। एक बार जब समूह उस स्थान पर पहुंच गया जिसे यारा एक सुरक्षित क्षेत्र मानता था, जो शवों से काफी दूर था और स्काउटिंग टीमों द्वारा खोजे जाने की संभावना नहीं थी, तो मून ने अंतः सिस्टम सूचनाओं की जांच करने का अवसर लिया जिसे उसने युद्ध के दौरान जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। आप अपनी प्रथम श्रेणी उन्नति से पहले 26वें स्तर तक नहीं पहुंच सकते। विकास प्रक्रिया के दौरान अर्जित सभी अनुभव को विकास के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद रिकॉर्ड किया जाएगा और गणना की जाएगी। आप निम्नलिखित कक्षा उन्नति विकल्पों में से एक चुन सकते हैं। 1 डार्क हत्यारा, 2 रेंजर हीलर, 3 मैज नाइट,
4. भव्य मौलिक जादूगर। 5. क्लासलेस। अपनी दृष्टि में चमकते संदेशों को पढ़ते हुए चंद्रमा वास्तव में विविधता से हैरान महसूस कर रहा था। ऐसी कई व्यवहार्य कक्षाएं थीं जिनमें से वह चुन सकता था, और अधिकांश या तो उन कक्षाओं का विकास प्रतीत होता था जिन्हें उसने पहले अस्थायी रूप से कॉपी किया था, या कई कौशल सेटों को संश्लेषित करने वाले संयोजनों का प्रतिनिधित्व किया था। वे सभी अपने अपने तरीके से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अद्वितीय लग रहे थे, विशेष रूप से ग्रैंड एलिमेंटल सॉर्सेरर विकल्प, जिसने चंद्रमा को इस बात को लेकर अत्यधिक उत्सुक बना दिया कि यह कौन सी क्षमताओं और प्रगति पथ की पेशकश कर सकता है। मून अंततः 25 के स्तर पर पहुंच गया, जिससे उसे प्रथम श्रेणी उन्नति के लिए आवश्यक परीक्षण तक पहुंच मिल गई। एक बार जब उसने सिस्टम द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों को पूरा कर लिया, तो वह आधिकारिक तौर पर केवल एक जागृति के बजाय एक इवोल्वर बन जाएगा, एक परिवर्तन जो एक मौलिक शक्ति वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। क्या आप चुन रहे हैं कि आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं? सेलिन ने महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मून को जगह देने की कोशिश करने के बावजूद अपनी जिज्ञासा को दबाने में असमर्थ होने पर पूछा। मून ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें अभी भी उसके सामने प्रदर्शित विभिन्न वर्ग विकल्पों पर टिकी थीं। हाँ, मेरे पास कई व्यवहार्य विकल्प हैं। मैं ध्यान से सोच रहा हूं कि मुझे किसे चुनना चाहिए। मैं देख रहा हूं, सेलिन ने समझ के साथ कहा। बस यह सुनिश्चित करें कि आप इसे पूरी तरह से सोचें। एक बार जब आप अपना उत्तर तय कर लेते हैं, तो आप कभी भी पीछे नहीं लौट सकते या अपना मन नहीं बदल सकते। यह हमेशा के लिए आपका मुख्य मार्ग होगा। यह आपकी संपूर्ण भविष्य की प्रगति को परिभाषित करता है। इस बीच यारा पास बैठी पूरी तरह से हैरान हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अपने आसपास हो रही बातचीत को देखकर भ्रम से झपकाने लगीं। वह सेलिन की ओर झुकी और झिझकते हुए बोली, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। पाथवे क्या है? क्या वह सिर्फ एक सड़क या पगडंडी नहीं है? स्पष्टीकरण देने के लिए यारा की ओर मुड़ने से पहले सेलिन गर्मजोशी से मुस्कुराई। पथ वास्तव में एक सड़क है, लेकिन इस विशिष्ट संदर्भ में यह हमारी वर्ग प्रणाली के विकास के लिए एक रूपक सड़क है। सरल शब्दों में यह दर्शाता है कि हम अपने पूरे जीवन काल में किस प्रकार की शक्ति को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर जारी रखा, चलो स्पष्टता के लिए एक उदाहरण के रूप में एक तीरंदाज का उपयोग करें, क्योंकि आप स्वयं एक तीरंदाज हैं। जब एक तीरंदाज 25 के स्तर तक पहुंचता है, तो उन्हें सिस्टम द्वारा कई मार्ग विकल्प दिए जाएंगे, स्विफ्ट आर्चर, शार्प शूटर या डेड आई जैसी संभावनाएं। ये सभी वास्तविक वर्ग विकास हैं जिनके बारे में मैंने अन्य जागृतिकर्ताओं से सुना है। आपके द्वारा चुना गया प्रत्येक मार्ग आपकी युद्ध शक्ति के एक विशिष्ट पहलू को विकसित करने पर केंद्रित है। सेलिन ने विस्तार से बताया। यारा ने ध्यान से सुना। एक स्विफ्ट आर्चर असाधारण रूप से तेज शूटिंग गति के साथ अविश्वसनीय रूप से चुस्त हो जाएगा, जबकि एक शार्प शूटर उस बिंदु तक अलौकिक सटीकता विकसित करेगा जहां लक्ष्य को चूकना लगभग असंभव हो जाता है। प्रत्येक विशेषज्ञता आपकी लड़ाई शैली और प्राथमिकताओं के आधार पर अलग अलग लाभ प्रदान करती है। यह बिल्कुल आकर्षक लगता है, यारा ने कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं, लेकिन तभी उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। दुर्भाग्य से लूनारिस पर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी भी हमारे कबीले में किसी को भी ऐसी प्रणालियों या विकल्पों के बारे में बात करते नहीं सुना है। यह लाभार्थी की जाति के लिए विशेष होना चाहिए, कुछ ऐसा जो केवल आप लोगों के पास है। सेलिन गर्मजोशी से मुस्कुराई, कुछ सांत्वना देने की कोशिश की। जरूरी नहीं कि सच हो। जबकि गैरमानव प्रजातियों को आमतौर पर कई विकल्प नहीं मिलते हैं और वे बस अपने स्वाभाविक रूप से पूर्व निर्धारित मार्ग के साथ विकसित होते हैं, मैंने जो सुना है उससे निश्चित रूप से कुछ अपवाद हैं। आपका सावी कबीला संभावित रूप से उन विशेष मामलों में से एक हो सकता है। वह आगे बढ़ने से पहले सोच समझकर रुकी। आपने अपने कबीले में 25 स्तर के कई योद्धाओं के होने का उल्लेख किया है, सही है। लेकिन चूंकि आपने कभी किसी को वर्ग उन्नति के विकल्पों पर चर्चा करते नहीं सुना है,
और मैंने आपके लोगों के बीच उनके उच्च स्तर के बावजूद किसी भी सच्चे विकासकर्ता को नहीं देखा है। सेलिन की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। आप इस दायरे में ही कृत्रिम रूप से सीमित हो सकते हैं। आपकी पूरी आबादी पर एक प्रतिबंध लगाया जा सकता है जिससे आप स्तर में आगे बढ़ने या विकास से गुजरने की क्षमता के बिना 25 के स्तर पर अटके रह सकते हैं। इस रहस्योद्घाटन पर यारा के चेहरे पर वास्तविक सदमा दिखा। क्या आप अपने मतलब के बारे में और अधिक बता सकते हैं? हमारी दुनिया ही हमें कैसे सीमित कर सकती है? उनके संपूर्ण अस्तित्व को अदृश्य शक्तियों द्वारा बाधित करने का विचार वास्तविकता की उसकी समझ के लिए लगभग समझ से बाहर था। सेलिन ने परेशान करने वाले निहितार्थ को नरम करने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। शायद इस बीच मून अपनी कक्षा में उन्नति के विकल्पों पर विचार करता रहा, लेकिन विकल्पों को देखने के क्षण से ही उसका मन पहले ही बन चुका था। हालांकि सतही तौर पर कोई स्पष्ट लाभ नहीं दिखता है, मेरी कक्षा अभी भी वस्तुनिष्ठ रूप से सबसे अच्छा विकल्प है, चाहे मैं इसे किसी भी कोण से देखूं, मून ने पूर्ण विश्वास के साथ सोचा। जबकि अन्य सभी वर्ग विकल्प वास्तव में प्रभावशाली और शक्तिशाली लग रहे थे, डार्क हत्यारे ने चुपके और घातकता का वादा किया था। ग्रैंड एलिमेंटल जादूगर ने अधिक शक्ति के साथ कई तत्वों पर महारत हासिल करने की पेशकश की। वे सभी मूल रूप से अपनी परिभाषाओं के अनुसार प्रकृति में सीमित थे। प्रत्येक पारंपरिक वर्ग ने आपको पूर्व निर्धारित क्षमताओं और विकास पैटर्न के साथ एक विशिष्ट प्रगति पथ में बंद कर दिया है। इस बीच उनके क्लासलेस पदनाम ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। इसने अनंत लचीलेपन, अस्थायी रूप से अन्य वर्गों की नकल करने और परीक्षण करने की क्षमता, और सिस्टम द्वारा लगाई गई सीमाओं के बजाय केवल अपनी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प द्वारा सीमित प्रगति की पेशकश की। कोई वास्तविक प्रतिस्पर्धा नहीं थी। चंद्रमा ने मानसिक रूप से अपनी पसंद का चयन किया। आपने क्लासलेस को अपनी प्रथम श्रेणी उन्नति के रूप में चुना है। सिस्टम इंटरफेस क्षण भर के लिए रुक गया, मानो मानक वर्ग चयन की तुलना में कहीं अधिक जटिल चीज को संसाधित कर रहा हो। फिर एक नया पाठ सामने आया। वर्गहीन वर्गीकरण से परे एक अस्तित्व, व्यवस्था के बाहर एक अनियमित अस्तित्व। बिना किसी वर्ग के व्यक्ति का मार्ग एकांत में चला हुआ मार्ग है, जो भाग्य की योजना से नहीं बल्कि केवल इच्छाशक्ति द्वारा बनाया गया है। जहां दूसरे लोग उनके सामने रखी गई राहों का अनुसरण करते हैं, आप अज्ञात के माध्यम से अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आगे बढ़ने और खुद को इस बोझ को उठाने के योग्य साबित करने के लिए, यह प्रदर्शित करने के लिए कि आपके पास वास्तव में क्लासलेस बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं, आपको अपने सामने निर्धारित परीक्षणों को पूरा करना होगा। ये हल्के में दिए गए कार्य नहीं हैं। आपने बिना नक्शे वाली सड़क चुनी है। अब इस पर चलें और दुनिया को दिखाएं कि अनियमित होने का क्या मतलब है। यह अधिसूचना चंद्रमा द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज से भिन्न महसूस हुई। यह केवल सूचना देने वाला पाठ नहीं था, लगभग ऐसा मानो कोई विशाल और समझ से बाहर की चीज सिस्टम इंटरफेस के माध्यम से ही उसे देख रही थी। अपने पिछले आत्मविश्वास के बावजूद मून को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। केवल एस रैंक पावर स्तर पर वर्गीकृत 50 स्तर के 25 प्राणियों को मारें। 0/50। 5 असामान्य या दुर्लभ रैंक कौशल को कॉपी करें और समझें। 0/5। एक महान रैंक कौशल प्राप्त करें। 0/1। क्या जैसे ही चंद्रमा की इंद्रियां सदमे से भर गईं, उसका चेहरा स्पष्ट रूप से गंभीर हो गया। कार्य किसी भी तरह से कम नहीं थे, यहां तक कि उसकी अनियमित कक्षा के लिए भी उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थे। सेलिन ने तुरंत उसकी नाटकीय प्रतिक्रिया देखी और वास्तविक चिंता के साथ पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या कार्यों में कुछ गड़बड़ है? चंद्रमा ने अपना सिर हिलाया, अपनी अभिव्यक्ति बनाने की कोशिश की। यह सिर्फ इतना है कि आवश्यकताएं अत्यंत कठिन हैं। मेरी अपेक्षा से अधिक चुनौतीपूर्ण। उसे जानबूझकर विशिष्ट बातों के बारे में विस्तार से नहीं बताते देख सेलिन ने निजी सिस्टम की जानकारी में ताक-झांक करने से बेहतर समझा। यह ठीक है। मुझे यकीन है कि आप यह पता लगा लेंगे कि आखिरकार उन्हें कैसे पूरा किया जाए।
अगर आपको किसी भी चीज में मदद की जरूरत है जिसमें मैं सहायता कर सकता हूं, तो मैं आपके लिए यहां हूं। हम एक टीम हैं, हम एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। धन्यवाद। मून ने असंभव कार्यों का विश्लेषण करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले ईमानदारी से कहा। पहली आवश्यकता अविश्वसनीय रूप से कठिन थी। यहां तक कि रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे मजबूत मानव जागृतिकर्ताओं ने भी अपने विकास से पहले मुट्ठी भर एस रैंक जानवरों को मार डाला था, और उनमें से कई हत्याएं अकेले नहीं बल्कि समर्थन प्रदान करने वाली टीमों के साथ पूरी की गई होंगी। एस रैंक जीव न केवल शक्तिशाली थे और उन्हें हराना असाधारण रूप से कठिन था, बल्कि उनका पहली बार में सामना करना भी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। अधिकांश जागृतिकर्ताओं ने प्रथम अभयारण्य में अपने पूरे समय के दौरान कभी किसी को भी नहीं देखा। उनमें से 50 को मारने के लिए कम से कम कई महीनों का समर्पित शिकार समय लगेगा। पर्याप्त नमूनों का पता लगाने के लिए कई विस्तारित अभियानों की आवश्यकता होगी। यह कार्य लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था। शुक्र है, दूसरी आवश्यकता कुछ ऐसी थी जिसे चंद्रमा वास्तव में स्वीकार कर सकता था और बिना अधिक प्रयास के पूरा कर सकता था। यदि वह भाग्यशाली था और उसे पर्याप्त जागृति का सामना करना पड़ा, तो 5 असामान्य या दुर्लभ रैंक कौशलों को कॉपी करने और समझने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। यदि परिस्थितियां कम अनुकूल साबित हुई तो शायद कुछ अतिरिक्त दिन लगेंगे, यदि कौशल उसके लिए पूरी तरह से नए थे, या यदि उन्हें समझने में कुछ और समय लगा। लेकिन तीसरा कार्य पूरी तरह से कुछ और बन गया, एक ऐसी आवश्यकता जिसने चंद्रमा को बिजली व्यवस्था के बारे में जो कुछ भी समझा उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। पौराणिक पद। वह रैंक वास्तव में मौजूद है, मून ने आश्चर्य से सोचा। उन्होंने कभी किसी को महान रैंक कौशल का उल्लेख करते नहीं सुना था। एक बार भी नहीं, किसी बातचीत, दस्तावेजीकरण, समाचार या अफवाहों में भी नहीं। उसने अब तक मिले 2 सबसे मजबूत लोगों, सेलीन और केल के कौशल की नकल की थी। दोनों असाधारण क्षमता वाले प्रतिभावान थे, जो दूसरे अभयारण्य तक पहुंचने वाले इवोल्वर्स या यहां तक कि दूसरे अभयारण्य के शिखर पर पहुंचने वालों को भी टक्कर दे सकते थे। फिर भी कम से कम अपने कौशल को विकसित किए बिना किसी के पास एपिक रैंक से ऊपर कुछ भी नहीं था। मून केवल दूसरों से महाकाव्य कौशल की नकल करने और फिर उन्हें महान रैंक तक पहुंचने के लिए जीवन व्यय के माध्यम से विकसित करने पर उचित रूप से भरोसा नहीं कर सकते। मूल समस्या यह थी कि जाहिरा तौर पर किसी को भी अपनी प्रारंभिक कक्षा के असाइनमेंट से एपिक रैंक कौशल प्राप्त नहीं हुआ। इससे अधिक कुछ भी तो दूर की बात है। शायद मेरे पास ऊपरी सीमा के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। मुझे बहुत अधिक खुलासा किए बिना सेलीन से सावधानी से पूछना चाहिए, मून ने अपना दृष्टिकोण तैयार करते हुए सोचा। उसने अपने बालों में हाथ फिराते हुए नाटकीय ढंग से आह भरी। ये विकास कार्य वास्तव में क्रूर हैं। वे मुझसे कई एस रैंक जानवरों का अकेले शिकार करने के लिए कह रहे हैं। मैं ईमानदारी से नहीं जानता कि उच्चतम स्तर तक पहुंचने के बावजूद मेरे वर्तमान शक्ति स्तर पर किसी के लिए यह संभव है या नहीं। मून जानबूझकर रुके, फिर ऐसे जारी रखा जैसे कि यह विचार अभी उनके मन में आया हो। भले ही मैं पर्याप्त जीवन निवेश के माध्यम से अंततः अपने एक कौशल को एपिक रैंक तक विकसित करने में कामयाब हो जाऊं, एस रैंक जानवर अभी भी अविश्वसनीय रूप से खतरनाक प्रतिद्वंद्वी होंगे। शायद मुझे वास्तव में एक वास्तविक मौका पाने के लिए एपिक रैंक से ऊपर के कौशल तक पहुंच की आवश्यकता है। हाँ। उन्होंने अंतिम भाग को आत्मनिंदा करने वाली हंसी के साथ प्रस्तुत किया, जिससे यह एक गंभीर प्रश्न के बजाय एक बेतुकी कल्पना जैसा लग रहा था। अध्याय 146। क्या पौराणिक कौशल मौजूद हैं? चंद्रमा अपने चेहरे पर उत्सुकता लिए हुए सेलीन की ओर मुड़ा। हालांकि इससे मुझे आश्चर्य होता है, क्या आपको लगता है कि कौशल रैंक वास्तव में एपिक से ऊपर जाती है? सेलीन की अभिव्यक्ति तुरंत सहानुभूति से नरम हो गई। वे वास्तव में कठोर आवश्यकताएं हैं, विशेष रूप से एस रैंक जानवर शिकार। लेकिन मुझे लगता है कि यह समझ में आता है कि आपकी क्षमताएं कितनी विशिष्ट रूप से शक्तिशाली साबित हुई हैं। सिस्टम संभवतः आपकी प्रदर्शित क्षमता के आधार पर कार्य कठिनाई को मापता है। उसने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचा,
एक बार जब आप अपने कम से कम एक कौशल को एपिक रैंक तक विकसित कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से एस रैंक किल्स हासिल कर सकते हैं। रेयर और एपिक के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा है, यह आपको आवश्यक युद्ध लाभ देगा। वास्तव में मैं स्वयं उसी लक्ष्य की ओर काम कर रहा हूं। मैं अपनी कक्षा में उन्नति का प्रयास करने से पहले अपने प्राथमिक कौशल को एपिक रैंक तक विकसित करना चाहता हूं। सबसे शक्तिशाली लोग यही करते हैं। तब सेलीन ने उच्च कौशल स्तरों के बारे में अपने वास्तविक प्रश्न को संबोधित किया। उसकी अभिव्यक्ति चिंतनशील और अनिश्चित हो गई। जहां तक एपिक रैंक से ऊपर के कौशल का सवाल है, वह रुकी और उसने जो कुछ भी सीखा था उस पर स्पष्ट रूप से विचार कर रही थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने ऐसी किसी चीज के अस्तित्व के बारे में कभी नहीं सुना है, कम से कम फर्स्ट सैंक्चुअरी में नहीं। हो सकता है और यह शुद्ध अटकलें हैं, हो सकता है कि चीजें उच्च सैंक्चुअरी में मौजूद हों जहां आधारभूत शक्ति का स्तर मौलिक रूप से भिन्न हो। लेकिन यहां फर्स्ट ऑर्डर जागरूकों के बीच मैंने कभी किसी को एपिक से ऊपर रैंक वाले कौशल को रखने या यहां तक कि उसे देखने के बारे में बात करते नहीं सुना है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, सेलीन की आवाज और अधिक विचारशील हो गई। इसे प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक आवश्यकताओं के बारे में सोचें। आपको शुरुआत से ही अपने क्लास असाइनमेंट से सीधे एक एपिक रैंक कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जो मैंने कभी किसी के साथ होने के बारे में नहीं सुना है। मैंने व्यक्तिगत रूप से पुष्टि की है कि उच्चतम प्रारंभिक रैंक रेयर है और यहां तक कि यह अविश्वसनीय रूप से असामान्य है। शुरुआत से ही इस तरह के उच्च रैंकिंग कौशल रखने के लिए आपको एक अद्वितीय कक्षा की आवश्यकता होगी। उसने स्पष्ट रूप से इशारा किया और समझाना जारी रखा। फिर भले ही ऐसी असंभव बात हुई हो और किसी ने एपिक रैंक के साथ शुरुआत की हो, उन्हें बड़े पैमाने पर जीवन व्यय के माध्यम से इसे और विकसित करने की आवश्यकता होगी। लागत स्केलिंग बिल्कुल खगोलीय होगी। हम एपिक स्तर से परे एक कौशल को आगे बढ़ाने के लिए संभावित रूप से हजारों लोगों की बात कर रहे हैं, यह मानते हुए कि प्रणाली ऐसी उन्नति की अनुमति भी देती है। सेलीन ने संदेह से अपना सिर हिलाया। और ईमानदारी से, भले ही यह तकनीकी रूप से संभव हो, यह रणनीतिक रूप से उत्पादक नहीं होगा। एक ही कौशल को विकसित करने के लिए जीवन को पीसने में वर्षों खर्च करना, जबकि उसी समय को दूसरे अभयारण्य तक पहुंचने में निवेश किया जा सकता है, जहां आपकी आधारभूत शक्ति प्राकृतिक प्रगति के माध्यम से नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। इसका कोई मतलब नहीं है, आपके जीवन की गारंटी नहीं है, और एक जागृत व्यक्ति के रूप में बने रहना हमेशा एक जोखिम है। चंद्रमा ने इस जानकारी को आत्मसात करते हुए धीरे से सिर हिलाया, जबकि उसका दिमाग निहितार्थों पर काम कर रहा था। इसलिए न केवल रिकॉर्ड किए गए इतिहास में किसी भी इंसान को प्रारंभिक कक्षा असाइनमेंट से एपिक रैंक कौशल प्राप्त हुआ है, बल्कि एपिक से आगे बढ़ने की अवधारणा को या तो असंभव या इतना अव्यवहारिक माना जाता है कि कोई भी इसे गंभीरता से प्रयास नहीं करता है। इसका मतलब है कि मेरा तीसरा विकास कार्य मुझसे कुछ ऐसा हासिल करने के लिए कह रहा है जिसके बारे में अधिकांश, यदि सभी नहीं तो मनुष्य मानते हैं कि इसका अस्तित्व ही नहीं है। भारी चुनौती के बावजूद या शायद इसकी वजह से चंद्रमा अपने पूरे शरीर में उत्साह की लहर को दबा नहीं सका। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, डर से नहीं बल्कि प्रत्याशा से। कार्य सभी मानकों के अनुसार असंभव थे, लेकिन इसका एकदम सही मतलब निकला। उन्होंने क्लासलेस पथ पर चलना चुना। उसने जानबूझकर उन आरामदायक, अच्छी तरह से बनाई गई सड़कों को अस्वीकार कर दिया था जिनका अनुसरण अन्य लोग करते थे। उनकी संपूर्ण प्रगति इस बुनियादी आधार पर बनी थी कि वह किसी के नक्शेकदम पर चलने के बजाय सिस्टम की सत्ता के पूर्वनिर्धारित रास्तों से बंधे रहकर इस दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाएंगे। यह बिल्कुल वही था जिसके लिए उसने साइन अप किया था। अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। हर चीज की मौलिक प्रकृति के बारे में समझने के लिए इतना कुछ है, मून ने सोचा। उसका दिमाग उन सवालों को गले लगाने के लिए बाहर की ओर फैल रहा था जिन्हें ज्यादातर जागृत लोगों ने कभी पूछने के बारे में सोचा भी नहीं था। यह संसार, इसकी उत्पत्ति वास्तव में कहां से हुई? सिस्टम का मूल सार क्या है? केवल शक्ति प्रदान करने के अलावा इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है?
मानचित्रित क्षेत्रों और ज्ञात अभयारण्यों से परे क्या मौजूद है? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। मून को पहले से ही कुछ सवालों के जवाब मिल गए थे जो उसे पहले से परेशान कर रहे थे, लेकिन पैटर्न स्पष्ट होता जा रहा था। जितने अधिक रहस्य उसने सुलझाए, उतने ही नए प्रश्न उनके स्थान पर सामने आए। प्रत्येक उत्तर से जटिलता की गहरी परतें उजागर हुईं। प्रत्येक खोज से यह उजागर हुआ कि वह वास्तव में वास्तविकता के वास्तविक दायरे के बारे में कितना कम समझते थे और यह कैसे संचालित होता था। सुनहरी मछली जो दाता की साथी के रूप में काम करती थी। पतन से 300 साल पहले विद्यमान बहुमौलिक निपुणता वाला एक मानव। अलग अलग कानूनों के तहत काम करने वाले छिपे हुए क्षेत्र, पूरी प्रजातियां ऐसे स्तर के प्रतिबंधों में फंसी हुई थीं जिन्हें वे समझ भी नहीं सकते थे। सबूतों के हर टुकड़े से पता चलता है कि दुनिया मानवता द्वारा दावा किए गए आधिकारिक 200 साल के इतिहास की तुलना में कहीं अधिक अजनबी, कहीं अधिक विशाल और कहीं अधिक प्राचीन है। केवल मजबूत बनने से ही मुझे वे वास्तविक उत्तर मिलेंगे जिनकी मुझे तलाश है, मून ने पूर्ण विश्वास के साथ निर्णय लिया। दाता की तरह मजबूत था? नहीं, उससे भी अधिक मजबूत। इतनी मजबूत कि सिस्टम को खुद मेरे अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ा। उन नियमों को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत जिनके अस्तित्व का दूसरों को एहसास भी नहीं होता। चंद्रमा की आंखें वर्तमान पर केंद्रित हो गईं। उसका क्षणिक चिंतन समाधान में बदल गया। उसके सामने असंभव कार्य थे। 50 एस रैंक एकल हत्याएं, 5 असामान्य या दुर्लभ कौशल अधिग्रहण, एक महान रैंक कौशल जो कथित तौर पर अस्तित्व में नहीं था। लेकिन चंद्रमा ने पहले ही उन चीजों को पूरा कर लिया था जो असंभव होनी चाहिए थीं। उसने अपने अस्तित्व को एक बेकार शून्य के रूप में चुनौती दी थी। अपने से अधिक शक्तिशाली 2 एस रैंक प्राणियों के हमले से बच गया था और हमेशा जीत हासिल की थी, चाहे कुछ भी हो। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यह अगली असंभव चुनौती थी जो उसने अपने लिए रखी थी, और मून का इरादा यह साबित करने का था कि आखिरकार यह संभव है। ठीक है, चंद्रमा ने खुद को आंतरिक चिंतन से बाहर निकालते हुए जोर से कहा। आइए इस पर ध्यान केंद्रित करें कि हम अभी क्या नियंत्रित कर सकते हैं। हमें अभी भी इस दायरे को साफ करने की जरूरत है, और जब हम यहाँ हैं तो मुझे इन विकास कार्यों पर काम करना शुरू करना होगा। सेलिन ने उसे सम्मान की दृष्टि से देखा। उसके व्यवहार में हैरान से दृढ़ निश्चय में बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया। आपकी क्या योजना है? क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 147, 3 शीर्ष शिकारी। सबसे पहले हम शिकार करने के लिए अधिक शक्तिशाली जानवरों को ढूंढते हैं। इस द्वीप में स्पष्ट रूप से उस स्तर के जीव हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है। हमने अभी 24 और 25वें स्तर के विधर्मियों से लड़ाई की है। लूनारिस पर कहीं न कहीं एस रैंक के जानवर होने चाहिए, शायद विधर्मी नेता स्वयं भी। वह यारा की ओर मुड़ा। मुझे इस द्वीप के सबसे खतरनाक प्राणियों के बारे में बताओ, जिनसे आपके लोग बचते हैं या उनके बारे में किंवदंतियां हैं। वे राक्षस जिनसे आपके सबसे मजबूत योद्धा भी डरते हैं। जैसे जैसे यारा ने सवाल उठाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर होती गई। वहां हैं कई, उसने धीरे से कहा। ऐसी जगहें जहां हम नहीं जाते, जिन प्राणियों का हम शिकार नहीं करते। वे चीजें जो गहरे जंगल और ज्वालामुखीय क्षेत्रों में रहती हैं, जिन्हें दानकर्ता ने भी हमें बिना किसी बाधा के छोड़ देने की चेतावनी दी है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। चंद्रमा गहन ध्यान के साथ आगे की ओर झुक गया। मुझे सब कुछ बताओ। मुझे यह जानना होगा कि उन्हें कहाँ खोजना है। क्योंकि उन भयानक राक्षसों से बाकी सभी लोग बचते थे,
वे बिल्कुल वही थे जिनका शिकार करने के लिए चंद्रमा की आवश्यकता थी। गंभीरता से सिर हिलाने से पहले यारा ने सावी योद्धाओं पर एक अर्थपूर्ण नजर डाली। ठीक है, लूनारिस पर 3 शीर्ष शिकारी हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं। सबसे अप्रत्याशित क्रैब किंग है। यह शायद ही कभी दिखाई देता है, ज्यादातर तब जब हम इसकी तरह के लोगों को इतना मारते हैं कि यह क्रोधित हो जाता है और बदला लेना चाहता है या क्षेत्रीय संदेश भेजना चाहता है। यह बहुत लंबे समय में सामने नहीं आया है, तब से नहीं जब से हमने 120 चंद्र चक्र पहले हुई आखिरी विनाशकारी घटना के बाद बड़े पैमाने पर केकड़ों का शिकार करना बंद कर दिया था। उसकी अभिव्यक्ति स्मृति के साथ धुंधली हो गई। उस मुठभेड़ ने एक ही दिन में हमारे कबीले के 20 सदस्यों की जान ले ली। तब से हमने केकड़े के शिकार के मैदानों से लगभग पूरी तरह परहेज कर लिया है। दूसरा मैग्मा किंग है, जो तागुल पर्वत के भीतर गहराई में रहता है। यह असाधारण रूप से क्षेत्रीय है, हिंसक रूप से। हमारे सावी सदस्यों के एक स्काउटिंग समूह को एक बार ज्वालामुखी क्षेत्र का पता लगाने और दुर्लभ गर्मी प्रतिरोधी संसाधनों को इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था जब उन्हें अप्रत्याशित रूप से भयानक जानवर का सामना करना पड़ा। यारा की आवाज धीमी हो गई। इसने अभियान में शामिल अधिकांश लोगों को मार डाला। कहानी बताने के लिए केवल एक ही जीवित बचा और यहाँ तक कि उसे इतनी गंभीर चोटें आईं कि वह कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। अंतिम लेकिन निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण हेरेटिक्स कबीले संरक्षक जानवर ब्लैक रेवेन है। इस जानकारी को संसाधित करते हुए मून ने सोच समझकर अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा। पहले 2 जीव खतरनाक और दिलचस्प लगे, लेकिन तीसरे ने बिल्कुल नए सवाल खड़े कर दिए। तो आप कह रहे हैं कि विधर्मियों के पास मैग्मा किंग के समान शक्ति स्तर पर एक संरक्षक जानवर है, एक ऐसा प्राणी जो विशेष रूप से उनके कबीले की सेवा करता है। उसने सिकुड़ी आंखों से यारा की ओर देखा। क्या आपके पास भी आपके लोगों की रक्षा करने वाला कोई समकक्ष अभिभावक है? यारा ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, हम करते हैं। हमारा कबीला संरक्षक सफेद हंस है। ये संरक्षक जानवर बहुत विशिष्ट नियमों के तहत काम करते हैं। वे आम तौर पर संघर्षों या दैनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं जब तक कि हमारे संबंधित कुलों को पूर्ण विनाश के आसन्न खतरे का सामना नहीं करना पड़ता है। वे दुर्लभ अवसरों पर कबीले प्रमुखों को छोड़कर किसी के साथ बातचीत नहीं करते हैं, सामान्य कबीले गतिविधियों से अपनी दूरी बनाए रखते हैं। चंद्रमा ने स्पष्ट करते हुए धीरे से सिर हिलाया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सभी के साथ रहने के दौरान उसने इतने शक्तिशाली प्राणी को क्यों नहीं देखा या महसूस नहीं किया। तुम्हारे लोगों के पास ऐसे असाधारण शक्तिशाली जानवर कैसे आए जो तुम्हारी रक्षा कर रहे थे? क्या दाता ने जाते समय उन्हें संरक्षक के रूप में छोड़ दिया था, जैसे उसने सुनहरी मछली को छोड़ दिया था? यारा ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। नहीं, इन अभिभावक जानवरों की उत्पत्ति बहुत अलग है। वे हमारे विरोधी कुलों के ग्रैंड चीफ के आजीवन साथी हैं, जो हमारे पूरे इतिहास में सबसे महान नेता हैं। हमारे ग्रैंड चीफ वेलशारा द ट्रैंक्विल वेव व्हाइट स्वान के साथ बंधे थे। हेरेटिक्स के ग्रैंड चीफ क्रैथेल द बर्निंग डार्कनेस ब्लैक रेवेन के साथ बंधे थे। उन नामों को बोलते समय उसकी आवाज में गहरी श्रद्धा थी, मानो लगभग पौराणिक स्थिति के पात्रों का आह्वान कर रही हो। ग्रैंड चीफ हमारे कबीले के रिकॉर्ड किए गए इतिहास में अब तक मौजूद सबसे मजबूत नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी शक्ति ने हमारे समाज के विकास के बारे में सब कुछ तय किया। चंद्रमा वास्तविक जिज्ञासा के साथ आगे की ओर झुका। मेरा इरादा असंवेदनशील होने का नहीं है, लेकिन क्या ये ग्रैंड चीफ अभी भी जीवित हैं? क्योंकि उस परिमाण के एस रैंक जानवरों को सफलतापूर्वक वश में करने और उनके साथ जुड़ने के लिए उन्हें असाधारण, लगभग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होने की आवश्यकता होगी। यारा की अभिव्यक्ति अत्यंत दुखी हो गई। नहीं, वे दोनों मर चुके हैं, कई पीढ़ियों से मर चुके हैं। उनकी मौत ने ही हमारे गुटों के बीच मौजूदा नाजुक शांति पैदा की है। दुखद इतिहास समझाने से पहले उसने एक सांस ली। दोनों ग्रैंड चीफ युवा पीढ़ी का हिस्सा थे जब परोपकारी पहली बार लूनारिस पहुंचे थे। वे उनके सबसे समर्पित छात्रों में से थे,
जो हमारे साथ रहने के दौरान संक्षिप्त समय के दौरान युद्ध तकनीक, मौलिक हेरफेर और दार्शनिक ज्ञान सीख रहे थे। जैसे जैसे यारा आगे बढ़ती गई, उसके हाथ थोड़े भींच गए। क्रैथेल, जो अंततः हेरेटिक्स का ग्रैंड चीफ बन गया, मूल रूप से हमारे ही लोगों में से एक था। वह प्रतिभाशाली, महत्वाकांक्षी और परोपकारी की शिक्षाओं के प्रति गहराई से समर्पित था। लेकिन वह घमंडी भी था और कथित मामूली बातों से आसानी से घायल हो जाता था। भ्रष्ट गुट, जो विधर्मी बन जाएगा, ने समय के साथ उसे मनोवैज्ञानिक रूप से हेरफेर किया। उन्होंने उसके कानों में जहर फुसफुसाया, दावा किया कि लाभार्थी ने वेलशारा के प्रति पक्षपात दिखाया। उन्होंने कहा कि उसे उसकी सही मान्यता से वंचित किया जा रहा है, कि उसकी प्रतिभा को जानबूझकर दबाया जा रहा है। आखिरकार हेरेटिक्स की विचारधारा ने क्रैथेल पर पूरी तरह से दावा किया। एक बार जब वह प्रशिक्षण के माध्यम से काफी मजबूत हो गया और ब्लैक रेवेन के साथ जुड़ गया, तो उन्होंने उसे अपना नेता बना लिया, जिसे वे बाहरी प्रभाव से संदूषण कहते थे, उसके खिलाफ अपना चैंपियन बना लिया। यारा ने साफ दर्द के साथ कहा। वेलशारा और क्रैथेल दोनों परोपकारी के असाधारण छात्र थे। शुरू में सभी भाई भाई थे, लेकिन विचारधारा और चालाकी ने उन्हें नश्वर दुश्मनों में बदल दिया। उन्होंने वर्षों तक अनगिनत लड़ाइयां लड़ी, प्रत्येक मुठभेड़ ने परिदृश्य को तबाह कर दिया और उनके बीच फंसे निर्दोष लोगों की जान ले ली। यारा की आवाज शांत और अधिक उदास हो गई। उनका अंतिम टकराव क्रिम्सन तट पर हुआ था। समुद्र तट पर अभी भी जलने के निशान और धब्बे हैं, जो पीढ़ियों के बाद भी ठीक नहीं होंगे। वे बिना आराम किए 3 दिन और रात तक लड़ते रहे, अपने शरीर और अपने संरक्षक जानवरों को सभी उचित सीमाओं से परे धकेल दिया। उस युद्ध में दोनों ग्रैंड चीफ की मृत्यु हो गई। वेलशारा द ट्रैंक्विल वेव और क्रैथेल द बर्निंग डार्कनेस ने एक दूसरे को एक साथ मार डाला। उनके अंतिम हमले बिल्कुल एक ही क्षण में सच हो गए। व्हाइट स्वान और ब्लैक रेवेन अपने बंधुआ साथियों की रक्षा करने की कोशिश में इतने गंभीर रूप से घायल हो गए कि दोनों जानवर ठीक होने के लिए पीछे हट गए और तब से फिर कभी नहीं लड़े। अध्याय 148, काला रेवेन और सफेद हंस। मून ने लूनारिस के संपूर्ण सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने पर इन दो व्यक्तियों के गहरे प्रभाव को पहचानते हुए इस जानकारी को आत्मसात कर लिया। उनकी मृत्यु के बाद दोनों पक्षों के जीवित कबीले नेताओं ने संघर्ष विराम के तहत मुलाकात की। उन्होंने माना कि यदि संघर्ष उस तीव्रता से जारी रहा तो दोनों गुट अंततः खुद को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। प्रत्यक्ष हत्या को कम करने, क्षेत्रीय सीमाओं को बनाए रखने और संरक्षक जानवरों को संघर्ष में सक्रिय प्रतिभागियों के बजाय निवारक के रूप में मौजूद रहने की अनुमति देने के लिए एक समझौता किया गया था। उसने द्वीप की ओर इशारा किया। वह संधि पीढ़ियों से चली आ रही है, हालांकि तनाव बना हुआ है। वर्तमान विधर्मी नेतृत्व अभी भी क्रैथेल की भ्रष्ट विचारधारा का पालन करता है, लेकिन उनमें उसकी व्यक्तिगत शक्ति और करिश्मा की कमी है। इसी तरह हमारे वर्तमान प्रमुख वेलशारा की स्मृति का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी महान ताकत से मेल नहीं खा सकते हैं। चंद्रमा ने ऐतिहासिक संदर्भ को नई समझ के साथ संसाधित किया। विधर्मियों की मून और सेलीन की कट्टर खोज अब और अधिक समझ में आती है। क्रैथेल की विचारधारा द्वारा आकार दिए गए उनके विश्व दृष्टिकोण में किसी भी बाहरी व्यक्ति ने संदूषण के उसी खतरे का प्रतिनिधित्व किया था जिसने मूल रूप से उनके समाज को विभाजित किया था। ये ग्रैंड चीफ, मून ने ध्यान से कहा। वे वास्तव में कितने शक्तिशाली थे? वे किस स्तर तक पहुंचे थे? यारा की अभिव्यक्ति में अनिश्चितता दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने उस चीज की मात्रा निर्धारित करने की कोशिश की थी जिसके बारे में उसने केवल किंवदंतियों और मौखिक इतिहास के माध्यम से सुना था। कच्ची क्षमता के मामले में दोनों ग्रैंड चीफ अपने बंधुआ साथियों ब्लैक रेवेन और व्हाइट स्वान से थोड़े मजबूत थे। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कि सीधे टकराव में ग्रैंड चीफ जरूरत पड़ने पर अपने संरक्षक जानवरों को आदेश दे सकते थे और उन पर हावी हो सकते थे। यदि अभिभावकों की शक्ति के स्तर के बारे में मेरी भविष्यवाणी सही है, तो वे एस रैंक जानवरों की तुलना में थोड़े अधिक मजबूत थे। मून ने अपनी समझ में सिर हिलाने से पहले इस महत्वपूर्ण जानकारी को संसाधित करते हुए सोचा। वास्तव में शक्ति के स्तर का आकलन करने के लिए जिसका वह सामना करने जा रहा था, और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उसके विकास कार्य इस क्षेत्र में प्राप्त करने योग्य थे,
चंद्रमा को पहले मैग्मा किंग या क्रैब किंग की वास्तविक युद्ध क्षमताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने की आवश्यकता थी। डर और किंवदंतियों से रंगे पुराने वृत्तांतों पर भरोसा करने के बजाय केवल प्रत्यक्ष अवलोकन ही उन्हें सटीक मूल्यांकन देगा। इतिहास समझाने के लिए धन्यवाद, मून ने ईमानदारी से यारा से कहा। यह वास्तव में मुझे यह समझने में मदद करता है कि हम किस चीज से बेहतर तरीके से निपट रहे हैं, इस द्वीप पर राजनीतिक स्थिति और सत्ता की गतिशीलता दोनों। वह सेलेन की ओर मुड़ा। हमारे पास अब शिकार के लिए व्यवहार्य विकल्प हैं। क्रैब किंग और मैग्मा किंग निश्चित लक्ष्य हैं और संभावित रूप से हेरेटिक्स के संरक्षक जानवर, यदि परिस्थितियां ऐसी मुठभेड़ की अनुमति देती हैं। सेलीन की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। चंद्रमा, आप गंभीरता से उन संरक्षक जानवरों से लड़ने पर विचार नहीं कर सकते। वे अपने अपने कुलों के सबसे बड़े खजाने और निवारक माने जाते हैं। देखूंगा, चंद्रमा ने हल्की सी आश्वासन भरी मुस्कान के साथ बात कही। मैं अपने लक्ष्यों को लेकर महत्वाकांक्षी हूं, अपने तरीकों को लेकर आत्मघाती नहीं। हम सबसे पहले क्रैब किंग और मैग्मा किंग से शुरुआत करेंगे। उसकी अभिव्यक्ति और अधिक गणनात्मक हो गई। फिर यदि विधर्मी अपना आक्रामक पीछा जारी रखते हैं और हमारे साथ टकराव के लिए मजबूर करते रहते हैं, तो हम बस उनमें से काफी लोगों को मार डालेंगे ताकि उनके संरक्षक जानवर को उभरने के लिए उकसाया जा सके। सेलीन अभी भी पूरी योजना से बहुत परेशान दिख रही थी, लेकिन एक पल के विचार के बाद उसने अनिच्छा से स्वीकृति में सिर हिलाया। वह अच्छी तरह से समझ गई थी कि चंद्रमा को अपने विकास कार्यों को पूरा करने के लिए इन असाधारण शक्तिशाली जानवरों का शिकार करने की जरूरत है। विकल्प लंबे समय तक जागृति के रूप में अटका रहा। बिना किसी कारण के आगे बढ़ने या उच्च अभयारण्यों तक पहुंचने का समय बढ़ाना कोई भी नहीं चाहता था। कम से कम चंद्रमा की क्षमता और शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता था। यारा बढ़ती चिंता के साथ उनकी बातचीत सुन रही थी। मून, सेलेन, मैं समझता हूं कि इन प्राणियों का पीछा करने के आपके अपने कारण हैं, लेकिन कृपया इसमें शामिल खतरे को समझें। मैग्मा किंग ने बिना किसी प्रयास के अनुभवी शिकार दलों को मार डाला है। क्रैब किंग अप्रत्याशित रूप से प्रकट होता है और सहनशीलता से परे उकसाए जाने पर उसने हमारी बस्तियों को तबाह कर दिया है। वह झिझकी, फिर स्पष्ट असुविधा के साथ जारी रही। और ब्लैक रेवेन, यहां तक कि शिकार करने की योजना का उल्लेख करना भी गलत लगता है। यदि विधर्मी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप उनके संरक्षक जानवर को निशाना बना रहे हैं, तो वे सिर्फ छोटे गश्ती दल नहीं भेजेंगे। वे आपका शिकार करने के लिए अपनी पूरी सैन्य शक्ति जुटाएंगे। मून ने उसकी चेतावनियों पर गंभीरता से विचार किया। मैं आपकी चिंता की सराहना करता हूं और मैं जोखिमों को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह पूछने की जरूरत है कि मुझे क्रैब किंग कहां मिलेगा। चंद्रमा ने कुछ कारणों से क्रैब किंग के साथ जाने का फैसला किया था। पहली बात यह थी कि उस प्राणी के बारे में जानकारी अधिक व्यापक थी और वह पहले ही कुछ केकड़ों का शिकार कर चुका था, भले ही वे खुद केकड़े राजा से कमजोर थे। खुद को ज्यादा आंकने से बचने के लिए और वास्तव में जानवर की शक्ति का आकलन करने के लिए मून ने फैसला किया कि क्रैब किंग उनके पहले लक्ष्य के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा विकल्प था। यारा ने आह भरी, यह पहचानते हुए कि मून ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है और केवल चेतावनियों से विचलित नहीं होगा। क्रैब किंग का क्षेत्र संपूर्ण पूर्वी तटरेखा और उथली चट्टान प्रणालियों को शामिल करता है। इसकी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए कितने केकड़ों को मारने की आवश्यकता होगी? यारा ने स्वीकार किया, हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं। पिछली बार जब यह सामने आया था, तो हमारे शिकार दलों ने 2 दिनों की अवधि में लगभग 50 केकड़ों को मार डाला था। लेकिन इसकी उपस्थिति अन्य कारकों पर भी निर्भर हो सकती है जिन्हें हम नहीं समझते हैं। और मैग्मा किंग, यह तागुल पर्वत पर वास्तव में कहाँ रहता है? मून ने अपने अगले लक्ष्य के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करते हुए पूछा। यारा ने क्षितिज पर दूर दिखाई दे रहे ज्वालामुखी शिखर की ओर इशारा किया। शिखर के पास, जहां की गर्मी सामान्य प्राणियों के लिए असहनीय हो जाती है। वहां पिघली हुई चट्टान और सल्फ्यूरस गैसों से भरी गुफाएं हैं। मैग्मा किंग सबसे गहरे कक्षों में अपनी मांद बनाता है, जहां पत्थर भी पानी की तरह बहते हैं।
वह हल्की सी सिहर उठी। जो जीवित व्यक्ति उस मुठभेड़ से बच गया, उसने प्राणी को जीवित लौ के रूप में वर्णित किया। आग से प्रतिरक्षा, लावा के माध्यम से तैरने में सक्षम, जैसे हम पानी में तैरते हैं, और गर्मी इतनी तीव्र थी कि उसने दर्जनों मीटर दूर से कपड़ों को जला दिया। यह सुनकर सेलीन बातचीत में कूद पड़ी। मुझे लगता है कि आपको पहले केकड़े राजा का शिकार करना चाहिए। उकसावे के माध्यम से बाहर निकलना अधिक अनुमानित है। हम केकड़ों का शिकार तब तक करते हैं जब तक वह प्रकट न हो जाए, जिससे हमें समय और स्थान पर कुछ हद तक नियंत्रण मिल जाता है। साथ ही कुछ भी होने की स्थिति में मैं इस प्रक्रिया में मजबूत हो जाता हूँ। मैग्मा किंग स्थिर है, लेकिन अपने गृह क्षेत्र में लड़ता है, जहां पर्यावरण के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हालांकि हम अज्ञात समय से निपटने के बजाय उस मुठभेड़ के लिए विशेष रूप से स्काउट और तैयारी कर सकते हैं। अध्याय 149 केकड़े राजा को चुनना। मून ने पहले ही मानसिक रूप से क्रैब किंग को अपने पहले लक्ष्य के रूप में चुन लिया था, लेकिन सेलीन की बातें सुनने के बाद वह अपने फैसले पर और भी दृढ़ हो गया। आइए क्रैब किंग के साथ चलें। विवरण के आधार पर यह थोड़ा कम घातक लगता है, और मेरा बिजली तत्व विशेष रूप से क्रस्टेशियन प्रकार के जीवों के खिलाफ उनके गोले और पानी आधारित वातावरण के साथ प्रभावी होना चाहिए। मैग्मा किंग की पूर्ण अग्नि प्रतिरक्षा और लावा निवास स्थान मेरी अधिकांश आक्रामक क्षमताओं के लिए गंभीर जटिलताएं पैदा करता है। वह केंद्रित दृढ़ संकल्प के साथ यारा की ओर वापस लौटा। हमें पूर्वी तटरेखा और उथली चट्टान प्रणालियों तक पहुंचने के लिए सर्वोत्तम मार्ग के बारे में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होगी। आइए आज वहां चलें। जब हमारे पास स्पष्ट उद्देश्य हो तो देरी करने का कोई मतलब नहीं है। इलाके की विशेषताओं, मार्ग में संभावित खतरों और केकड़े क्षेत्रों के भौगोलिक लेआउट के बारे में यारा द्वारा बताई गई हर बात को ध्यान से सुनने के बाद मून अपने बैठे स्थान से उठ खड़ा हुआ। उसका सिर लगभग उस गुफा की निचली छत से टकराया जिसमें वे वर्तमान में आश्रय लिए हुए थे। आइए तुरंत बाहर निकलें। क्रैब किंग के क्षेत्र की दिशा पूरी तरह से विपरीत दिशा में है, जहां हमने विधर्मियों से लड़ाई की थी। हम सीधे अपने प्राथमिक गंतव्य की ओर बढ़ते हुए संभावित विधर्मी पीछा से अधिकतम दूरी बनाते हुए एक पत्थर से दो पक्षियों पर हमला कर सकते हैं। यारा ने स्पष्ट इस्तीफे के साथ भरी, लेकिन 4 सावी योद्धाओं और सेलेन के साथ अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हर कोई समझता था कि एक बार जब चंद्रमा ने किसी चीज पर अपना मन बना लिया तो आगे बहस करना व्यर्थ था। वह इसे करने जा रहा था, चाहे कुछ भी हो, भले ही वह अकेला हो। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से स्थापित करने और अपने संकल्प को मजबूत करने के साथ समूह ने लूनारिस की दुनिया के सबसे खतरनाक शीर्ष शिकारियों में से एक को जानबूझकर लुभाने के लिए पूर्वी समुद्र तट की ओर मार्च किया। क्षेत्र में हाल की लड़ाई के विशिष्ट संकेतों को ध्यान में रखते हुए हेरिटिक स्काउट जंगल में सावधानी से आगे बढ़ा। लंबे समय तक झुलसने के निशान और हवा के साथ बहे हुए खून की धात्विक गंध ने उन्हें अपने लक्ष्य को खोजने की प्रत्याशा में मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। सरसराहट। वह पेड़ों की कतार को तोड़ता हुआ युद्ध क्षेत्र में घुस गया और पूरी तरह से जम गया। उनके कबीले के सदस्यों के शव विभिन्न राज्यों में जमीन पर बिखरे पड़े थे। कुछ तो भयानक घावों वाली लाशें मात्र थीं। अन्य लोग पहचान से परे जल गए थे। उनका मांस काला पड़ गया था और अधिक पके हुए मांस की तरह टूट गया था। कुछ तो राख और हड्डी के टुकड़ों से कुछ ही अधिक रह गए थे। उनकी मृत्यु इतनी विनाशकारी थी कि पहचानने योग्य लगभग कुछ भी नहीं बचा था। स्काउट के पैर उसके नीचे झुक गए। वह अपने घुटनों के बल गिर गया, निकटतम शरीर की ओर तेजी से रेंगते हुए विशिष्ट हड्डी के पायल को पहचान लिया, भले ही शरीर पहचान से परे जल गया हो। उसका चचेरा भाई, उसका बचपन का दोस्त, उसका भाई सभी खून से लथपथ जंगल के फर्श पर बेजान पड़े थे। उन्मादी अवस्था में उसने शरीर के बचे हुए हिस्से को अपनी बाहों में इकट्ठा किया, जले हुए मांस को झुलाया जो उसके स्पर्श से नाजुक कागज की तरह टूट गया था। इससे पहले कि एक आहत जलती चीख बाहर निकल जाए, दुहक ने उसके तर्कसंगत विचार को अभिभूत कर दिया। दहाड़। करुण क्रंदन उसके गले से फूटकर पूरे जंगल में फैल गया। भयावह विलाप ने सुनने की दूरी के भीतर हर विधर्मी गश्ती दल को सतर्क कर दिया। योद्धा कई दिशाओं से दौड़ते हुए आए, हथियार खींचे हुए थे और घात लगाने की उम्मीद कर रहे थे,
लेकिन तभी रुके जब उन्होंने पीछे छोड़े गए नरसंहार को देखा। उनकी आंखें शुद्ध अविश्वास और भय से चौड़ी हो गईं। कबीला छोटा था, कुल मिलाकर केवल कुछ 100 सदस्य ही उनके क्षेत्र में फैले हुए थे। अधिकांश परिवार पीढ़ियों से अंतर्विवाह और साझा रक्त संबंधों के माध्यम से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। ये सिर्फ गिरे हुए योद्धा नहीं थे, ये बेटे, पिता, भाई, चचेरे भाई थे। ये परिवार थे। कुछ विधर्मी तुरंत दुखी स्काउट को सांत्वना देने के लिए आगे आए, उसके कंधों पर हाथ रखा और सांत्वना के नरम शब्द बोले, जिससे आत्मा को कुचलने वाले नुकसान को कम करने में कोई मदद नहीं मिली। अन्य लोगों ने विनाश के दौरान गहनता से खोज की, इस उम्मीद में कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के अवशेष मिलेंगे ताकि वे उचित अंत्येष्टि संस्कार के लिए घर ला सकें। लेकिन कई शव जादुई आग से इतनी अच्छी तरह से जल गए थे कि राख भी नहीं बची थी। हवा ने पहले ही पूरे द्वीप में अंतिम निशान बिखेर दिए थे, जिससे परिवारों को वह छोटा सा आराम भी नहीं मिला। प्रतिक्रिया देने वाले विधर्मी समूह का नेता सबसे सुरक्षित शव गश्ती दल के नेता के पास बैठ गया। उसकी आंखों ने शरीर का निरीक्षण किया और घावों का पता लगाया। आग के जादू के निशानों ने धड़ को ढक दिया था, साथ ही कई खंजर के वार महत्वपूर्ण अंगों में घुस गए थे। लेकिन जिस चीज ने उनका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वह कंधे पर लगा एक खास घाव था। एक तीर का घाव जो कंधे के अंदर तक जा लगा। उस हमले के पीछे वाले व्यक्ति को पहचानते ही नेता का जबड़ा कड़ा हो गया। यारा, उसने नाम बुदबुदाया और हर अक्षर से जहर टपक रहा था। पूरे सावी कबीले में एकमात्र तीरंदाज जिसके पास अपने सहयोगी जैसे लड़ाके के खिलाफ ऐसा शॉट लगाने के लिए पर्याप्त कौशल और सटीकता है। वह युवती जो दूषित भाषा बोलती थी। वह गद्दार जिसने उचित न्याय की अनुमति देने के बजाय आक्रमणकारियों की रक्षा करना चुना। जैसे ही वह धीरे से खड़ा हुआ, उसकी आंखें शुद्ध घृणा से चमक उठीं। नेता की अभिव्यक्ति गंभीर और ठंडी थी जब वह अपने सबसे भरोसेमंद अधीनस्थों योद्धाओं की ओर मुड़ा, जिनके बारे में वह जानता था कि वे बिना किसी सवाल या झिझक के सबसे तेज गति से आदेशों को पूरा करेंगे। शावस्क क्रेविस डीगमास, उसने अधिकारपूर्ण स्वर में आदेश दिया। गांव लौटें। इस हत्याकांड की जानकारी मुखिया को दें। यह सावी की संलिप्तता का प्रमाण है। नेता ने अपने अधीनस्थों को फर्श पर मिला एक तीर भेंट किया। उनके स्पष्ट आदेशों को सुनकर चयनित योद्धा तुरंत तीर के साथ अधिकतम गति से अपने घर की बस्ती की ओर वापस दौड़ पड़े। उन्हें विधर्मियों के प्रमुख को उस नरसंहार के बारे में सूचित करने की जरूरत थी जो उन्होंने देखा था, और अपने रिश्तेदारों की मौत में सावी कबीले की प्रत्यक्ष भागीदारी का अकाट्य सबूत पेश करना था। पीढ़ियों से दोनों कुलों के बीच मौजूद नाजुक शांति आपसी निरोध के माध्यम से कायम रही, और ग्रैंड चीफ्स की विनाशकारी अंतिम लड़ाई की स्मृति अब एक धागे पर संतुलित हो गई है जो इतनी पतली है कि यह किसी भी क्षण टूट सकता है। उस धागे के टूटने के परिणाम अज्ञात थे, लेकिन वे निश्चित रूप से दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी होंगे। सावी कबीले के विपरीत उनका तरीका यह था कि खून को खून ही कहना पड़ता था, और विधर्मियों के पास 13 से अधिक कारण थे कि क्यों जल्द ही खून की नदियां बहेंगी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। अध्याय 150 केकड़े राजा को फुसलाना 1। मैं फिर से ऊपर आ गया। सेलीन ने पूर्वी तट की ओर अपनी यात्रा के दौरान सामना किए गए 24 जंगल शिकारी को खत्म करने के बाद अपने माथे से पसीना पोंछते हुए उत्साह से कहा, अच्छा काम। शाबाश, मून ने मिराज के बगल में आराम से चलते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि आपको जल्द ही 25 के स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। विधर्मी निश्चित रूप से हमारी पिछली मुठभेड़ को हल्के में नहीं लेंगे। जब प्रतिशोध आएगा तो 25 के स्तर पर आपके होने से हमारे जीवित रहने की संभावना में अंतर आएगा। सेलीन ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी क्षणिक उत्तेजना वास्तविकता से कम हो गई। मैं अभी 23वें स्तर पर हूं। इससे पहले कि मैं अपने स्वयं के वर्ग उन्नति कार्यों का प्रयास कर सकूं और अपना रास्ता चुन सकूं, 2 और स्तर। यदि हमें क्रैब किंग के क्षेत्र के रास्ते में पर्याप्त मजबूत जानवरों का सामना करना पड़ता है, तो जब तक हम क्रैब किंग को लालच देकर बाहर निकालते हैं, तब तक मुझे दहलीज तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। जैसे जैसे वे तटीय क्षेत्रों के पास पहुंचे,
यारा तेजी से उबड़-खाबड़ इलाकों के माध्यम से उन्हें सबसे सुरक्षित मार्ग पर मार्गदर्शन करते हुए थोड़ा आगे चला गया। पूर्वी किनारा इंतजार कर रहा था, वह चुनौती जो यह निर्धारित करेगी कि क्या चंद्रमा के असंभव विकास कार्य प्राप्त करने योग्य थे या एक उदासीन प्रणाली से क्रूर मजाक मात्र थे। वहां वे हैं, द्वीप केकड़े। यारा ने बड़े पैमाने पर क्रस्टेशियंस के एक समूह की ओर इशारा करते हुए कहा, जो एक जानवर के शव को खा रहे थे, जिसका उन्होंने स्पष्ट रूप से तटरेखा पर सफलतापूर्वक शिकार किया था। मून और सेलीन दोनों ने केकड़ों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनके आकार और खतरे के स्तर का आकलन किया। वे उसी स्तर पर थे जिस स्तर पर उन्होंने कुछ समय पहले द्वीपीय केकड़ों का शिकार किया था। सेलीन अपने चेहरे पर उत्सुकता की अभिव्यक्ति के साथ चंद्रमा की ओर मुड़ी। क्या मैं? आगे बढ़ो, मून ने उत्साहजनक मुस्कान के साथ कहा। हम पहले ही सहमत थे कि वैसे भी यही योजना होगी। जब तक आप अपनी सीमा या स्तर तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप शिकार का नेतृत्व करते हैं। आत्मविश्वास से आगे बढ़ने से पहले सेलीन व्यावहारिक रूप से उत्साह से उछल पड़ी। उसकी हरकत इतनी अचानक हुई कि यारा आश्चर्यचकित हो गई, जो अपने दोस्त के डर से उसकी बाह पकड़ने के लिए सहज रूप से आगे बढ़ी। मून ने धीरे से यारा की फैली हुई बाह पकड़ी और उसका सिर हिलाया। यह ठीक है, उसे लड़ने दो। चिंता मत करो, तुम्हारी दोस्त मजबूत है। वह चिमटा लगाकर कुछ बड़े आकार के सीपियों को संभाल सकती है। उसकी शिरापरक भुजाओं को पकड़ते हुए देखकर यारा के गाल अप्रत्याशित शारीरिक संपर्क से अचानक रंग से लाल हो गए और उसने चुपचाप सिर हिलाया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यह महसूस करते हुए कि उसने बिना सोचे समझे क्या किया है, मून ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया जैसे जल गया हो। वह सावी योद्धाओं के चेहरों पर स्पष्ट रूप से नाखुश भावों से बता सकता था कि उनके प्रति सामान्य सम्मान के बावजूद उन्हें अपनी युवतियों को इतनी लापरवाही से छूना पसंद नहीं आया। मुझे खेद है, मेरा इरादा किसी अपमान का नहीं था। मून ने तुरंत यारा से माफी मांगी, फिर उन योद्धाओं की ओर मुड़े जो उसके अंग्रेजी शब्दों को न समझने के बावजूद उसके स्वर और शारीरिक भाषा से उसके क्षमाप्रार्थी इरादे को स्पष्ट रूप से समझ सकते थे। वह अनुचित था, मुझे माफ कर दो। योद्धाओं की अभिव्यक्तियां काफी हद तक शांत हो गईं और उन्होंने गरिमापूर्ण समझ के साथ उसकी माफी को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। यारा ने तुरंत अपना सिर हिलाया, ब्लश अभी भी उसके गालों को रंग रहा था। मैं, यह ठीक है, सच में। इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, वह हकलाते हुए बोली, फिर जल्दी से सेलीन के पीछे दौड़ी, जो स्पष्ट रूप से उस अजीबता से बचने का एक प्रयास था जिसे वह महसूस कर रही थी। चार योद्धा अपनी सामान्य सुरक्षात्मक दूरी पर पीछे चले गए और चंद्रमा ने अपनी विचारहीनता पर निराशा की भारी आह छोड़ते हुए पीछे की ओर कदम बढ़ाया। बिना किसी सहमति या चेतावनी के सभी कबीले की युवती को छूना उसे बहुत बुरा लगा। शारीरिक संपर्क स्पष्ट रूप से उनके लोगों के बीच सांस्कृतिक महत्व रखता था जिसका उसने अज्ञानता के कारण उल्लंघन किया था। चंद्रमा को महसूस हो रहा था कि हर किसी के सामान्य व्यवहार करने के प्रयासों के बावजूद माहौल अजीब और तनावपूर्ण हो गया था। सामाजिक कुप्रथा के लिए वह मन ही मन स्वयं को कोस ही सकता था। सावी लोग उनके और सेलीन के प्रति अविश्वसनीय रूप से मेहमानवाज और उदार थे, जो कि वास्तव में कहीं से आए अजनबियों के साथ व्यवहार करते समय समान परिस्थितियों में रहने वाले अधिकांश मनुष्यों की तुलना में कहीं बेहतर थे। इस तरह के विचारहीन व्यवहार से उनकी दयालुता का बदला चुकाने से चंद्रमा को बुरा लगा, भले ही उसका इशारा कुछ भी अनुचित या दुर्भावनापूर्ण नहीं था। मुझे सांस्कृतिक रूप से अधिक जागरूक होने की जरूरत है। ये सिर्फ एक खेल में एनपीसी नहीं हैं। वे वास्तविक सामाजिक नियमों वाले वास्तविक लोग हैं जिनका मुझे सम्मान करना चाहिए। वाह! हवा के झोंकों ने हवा में यात्रा की, जिससे एक केकड़े का विशाल चिमटा टूट गया, जिसने बगल से सेलीन को पकड़ने का प्रयास किया था। अंग जोर से रेत पर गिरा, प्रतिवर्ती रूप से हिलते हुए। चंद्रमा को ध्यान से देखा गया क्योंकि सेलीन ने विशेष रूप से केकड़ों को संलग्न करने और खत्म करने के लिए हवा और पृथ्वी तत्वों का उपयोग किया था। वे शिकार के दौरान यथासंभव न्यूनतम शोर करने के लिए पहले से ही सहमत थे।
आग के गोलों और विस्फोटक हमलों ने बहुत अधिक ध्वनि उत्पन्न की, जो संभावित रूप से विधर्मी गश्ती दल को आकर्षित कर सकती थी यदि कोई समुद्र तट की श्रव्य सीमा के भीतर काम कर रहा था। कम से कम कुछ समय के लिए कच्चे विनाशकारी तमाशे पर चुपके और दक्षता को प्राथमिकता दी गई। स्थिति वास्तव में खतरनाक क्षेत्र में बढ़ने से पहले सेलीन कुल 7 स्तर के 24 केकड़ों से सफलतापूर्वक लड़ने में कामयाब रही। 2 और विशाल केकड़े, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से बड़ा था, आक्रामक इरादे से अचानक उथले पानी से उभरे, उनके चिमटे चटक रहे थे। उनके दृष्टिकोण ने तुरंत सेलीन को खतरे में डाल दिया। अब घिरे होने और अभिभूत होने का जोखिम बहुत बड़ा था। मून ने तुरंत कदम बढ़ाया और खुद को सेलीन और नए आगमन के बीच में खड़ा कर लिया। मुझे ये दोनों मिल गए हैं जिन्हें आपने पहले ही पूरा कर लिया है, उन्हें पूरा करने पर काम करते रहें। सेलीन ने अपने वर्तमान लक्ष्यों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने और अपनी लड़ाई फिर से शुरू करने से पहले एक कृतज्ञ मुस्कान बिखेरी। चंद्रमा ने स्थानिक भंडारण से अपना खंजर निकाला और 2 उभरते हुए केकड़ों से सीधे सामना किया। उन्होंने जानबूझकर उन्हें तुरंत मारने से परहेज किया, इसके बजाय उन्हें जीवित आक्रामक विरोधियों के खिलाफ अपनी खंजर तकनीकों का अभ्यास करने और परिष्कृत करने के लिए मोबाइल प्रशिक्षण डमी के रूप में उपयोग किया। डैगर कला कौशल के सक्रिय रूप से अपने आंदोलनों का मार्गदर्शन करने के बिना चंद्रमा को सचेत रूप से अपने द्वारा विकसित की गई मांसपेशियों की स्मृति को याद करने और लागू करने की आवश्यकता थी। तड़क भड़क वाले चिमटों की प्रत्येक पैरी, व्यापक पंजों की प्रत्येक चकमा, कमजोर जोड़ों की ओर प्रत्येक सटीक जोर ने तकनीकों को उसके शरीर की स्वचालित प्रतिक्रियाओं में गहराई से मजबूत किया। केकड़े भी मजबूत थे, उनके बख्तरबंद गोले उसके खंजर के वार को रोक देते थे और उनके चिमटे अगर ठीक से जुड़े हों तो आसानी से अंगों को काट सकते थे। लेकिन वे पूर्वानुमानित भी थे। अधिक फुर्तीले जानवरों की तुलना में उनके हमले के तरीके अपेक्षाकृत सरल थे। मून के लिए वे आदर्श अभ्यास प्रतिद्वंद्वी थे। अध्याय 151 केकड़े राजा को फुसलाना 2। चंद्रमा रक्षात्मक रुख और आक्रामक जांच के बीच बहता रहा। जैसे जैसे वह प्रवाह में आया, उसकी गतिविधियां धीरे धीरे चिकनी और अधिक कुशल होती गईं। प्रवीणता निश्चित रूप से थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, मून ने पुष्टि की जब उसके ब्लेड ने उनके सुरक्षात्मक कवच के बीच एक अंतर पाया और उनके नरम ऊतकों में गहराई से प्रवेश किया। सिस्टम समर्थन समाप्त होने के बाद भी अभ्यास के माध्यम से कौशल सीखा जा सकता है। यद्यपि वृद्धि दर अविश्वसनीय रूप से कठिन है, मानो ऐसा करना 5 या 10 गुना कठिन हो। उसके पीछे सेलीन की लड़ाई भी अपने निष्कर्ष पर पहुंच रही थी। उसके अंतिम प्रतिद्वंद्वी अपने घावों के कारण दम तोड़ रहे थे। सेलीन की हत्या की होड़ के अंत तक समुद्र तट पूरी तरह से टूटे हुए केकड़े के कवच और बिखरे हुए अंगों से भर गया था। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। कुल 11 केकड़े मून ने सेलीन की ओर मुड़ने से पहले नरसंहार का सर्वेक्षण करते हुए गिना, जो अभी अभी पूरी की गई गहन लड़ाई के कारण भारी सांस ले रही थी। क्या आप उस सब से ऊपर उठने में कामयाब रहे? थोड़ी सी निराशा के साथ अपना सिर हिलाने से पहले सेलीन ने थोड़ी देर के लिए अपनी स्टेटस स्क्रीन की जांच की। दुर्भाग्य से अभी तक नहीं। हालांकि वे निश्चित रूप से उच्चस्तरीय जानवर हैं, फिर भी उन्हें ए रैंक या उच्चतर के बजाय बी रैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उनकी अधिक संख्या ने कम व्यक्तिगत अनुभव मूल्य की भरपाई करने में मदद की है। मुझे शायद अन्य 10 या उससे अधिक को मारने के बाद स्तर बढ़ाना चाहिए। चंद्रमा ने समझकर सिर हिलाया। यह बिल्कुल ठीक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा नहीं लगता कि क्रैब किंग अभी अपनी नाटकीय उपस्थिति दिखाना चाहता है, इसलिए हम तब तक मारेंगे जब तक हम उसे मजबूर नहीं कर देते। उसने अपनी निगाहें समुद्र के पानी की ओर घुमाईं, जहां माना जाता है कि शक्तिशाली प्राणी निवास कर रहा था, किसी भी गड़बड़ी या आसन्न खतरे के संकेत पर नजर रख रहा था। अच्छा हो या बुरा, समुद्र की शांत लहरों के अलावा कुछ भी नहीं था। आइए इनमें से कुछ केकड़ों को पकाएं, सेलीन ने अचानक सुझाव दिया। ताजा समुद्री भोजन के बारे में सोचते ही उसके मुंह में पानी आ गया। मैंने द्वीप केकड़े के मांस के बारे में जो सुना है, उसके अनुसार उनका स्वाद वास्तव में अच्छा होगा। सुझाव पर चंद्रमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यह वास्तव में एक स्मार्ट विचार भी है।
खाना पकाने की गंध अधिक केकड़ों को जांच के लिए पानी से बाहर आने के लिए आकर्षित कर सकती है, जिससे आपको अतिरिक्त लक्ष्य मिलेंगे और हमें उनके अंततः सामने आने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। चंद्रमा ने तुरंत पास के ताड़ जैसे पेड़ों से सूखी लकड़ी इकट्ठा की और रेतीले समुद्र तट पर एक उचित अलाव संरचना का निर्माण किया। जल्दी से आना, चटकना। उसने एकत्रित शाखाओं को प्रज्वलित करने के लिए एक छोटी सी लौ जलाई, जिससे अलाव कुशलतापूर्वक शुरू हो गया। फिर चंद्रमा ने अपने स्थानिक भंडारण से एक बड़ा खाना पकाने का बर्तन निकाला और उसे आग की लपटों के ऊपर सावधानीपूर्वक रखने से पहले साफ पानी से भर दिया। बुलबुला, बुलबुला। एक बार जब पानी में उबाल आने लगा तो चंद्रमा अपने चेहरे पर असहायता का भाव लेकर सेलीन की ओर मुड़ा। उम्मा, आप जानते हैं कि केकड़ों को ठीक से कैसे तैयार और पकाया जाता है ना? सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि इसे खाने के लिए कैसे संभालना है। मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। सेलीन की अभिव्यक्ति उसकी शर्मिंदगी को पूरी तरह से दर्शाती है। दरअसल मैं भी नहीं जानता। मैंने पहले भी रेस्तरां में केकड़ा खाया है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी इसे शुरू से नहीं पकाया। मुझे लगा कि आप जानते होंगे। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी खींच गई। वे दोनों आशापूर्ण, उम्मीद भरे भावों के साथ यारा की ओर एक साथ मुड़े। यारा वास्तव में आश्चर्यचकित लग रही थी जब दोनों जोड़ी आंखें अचानक स्पष्ट आवश्यकता के साथ उस पर केंद्रित हो गईं। उनके याचना भरे चेहरों को देखकर उसने खुद को मना करने में पूरी तरह असमर्थ पाया। उसने प्रसन्नतापूर्वक आह भरी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे अपना खंजर दो। मून ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ब्लेड को सौंप दिया, पहले की घटना के कारण जानबूझकर इस प्रक्रिया के दौरान उनके हाथों को छूने से बचा लिया। यारा ने आत्मविश्वास के साथ हथियार को संभाला और निकटतम अक्षुण्ण केकड़े के शव के पास पहुंची। उसने समुद्री भोजन तैयार करने में वर्षों के अनुभव के साथ एक शेफ की तरह काम किया। उसके हाथ हंस की तरह सुंदर थे। यारा ने शैल खंडों को अलग करने के लिए खंजर की नोक का उपयोग करते हुए प्रदर्शन करते हुए समझाया। सबसे पहले आपको ऊपरी खोल कवच को सावधानीपूर्वक हटाने की आवश्यकता है। अंदर के मांस को नुकसान पहुंचाए बिना इसे इस तरह मोड़ो। मून और सेलीन ने मंत्रमुग्ध होकर उसे देखा जब वह कुशलता से प्राणी को अलग कर रही थी। तब आप सभी आंतरिक अंगों, भूरे पंख वाले हिस्सों को साफ कर देते हैं। वे खाने योग्य नहीं होते हैं और उनका स्वाद भी भयानक होता है। यारा ने अवांछित सामग्री को हटाते हुए जारी रखा। केवल सफेद मांस शरीर से और मांस पैरों और पंजों के अंदर रखें। उसने एक चट्टान के तेज प्रहार से एक विशाल चिमटे को फाड़ दिया, जिससे अंदर का घना सफेद मांस दिखाई देने लगा। पंजे का मांस सबसे अच्छा हिस्सा है। यह बहुत मीठा और कोमल होता है। कुछ ही मिनटों में यारा ने 3 केकड़ों को कुशलतापूर्वक संसाधित किया, खाने योग्य भागों को अलग किया और कचरे को फेंक दिया। उसने साफ किए हुए मांस के टुकड़ों को सावधानी से उबलते पानी में डाल दिया। उन्हें तब तक पकने दें जब तक कि मांस पारदर्शी से ठोस सफेद न हो जाए। इस तरह आप जान पाएंगे कि यह ठीक से पक गया है। यदि आप इसे अधिक पकाते हैं तो इसकी बनावट रबड़ जैसी और अप्रिय हो जाती है। आप इसमें सचमुच बहुत अच्छे हैं, सेलीन ने प्रशंसा भरी आंखों से देखा। क्या आप अक्सर अपने कबीले के लिए समुद्री भोजन तैयार करते हैं? यारा ने सिर हिलाया, हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। केकड़े, मछली, शंख, हम भोजन के लिए समुद्री संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं इन्हें तैयार करना सीख रहा हूं। इसे कबीले की भलाई में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है। मून ने खाना पकाने की प्रक्रिया को दिलचस्पी से देखा। भविष्य में स्वतंत्र रूप से भोजन तैयार करने की आवश्यकता पड़ने पर तकनीक के बारे में मानसिक नोट्स बनाएं। केकड़े के मांस पकाने की गंध समुद्र की हवा के साथ समुद्र तट पर आने लगी। जैसे ही मांस उचित पक गया, खाना पकाने के केकड़े की सुखद सुगंध तेज हो गई। पहले से पारदर्शी मांस एक ठोस, स्वादिष्ट सफेद रंग में बदल गया, जैसा कि यारा ने भविष्यवाणी की थी। यह अब तैयार है, यारा ने घोषणा की। उबलते पानी से भाप से भरे केकड़े के हिस्सों को निकालने के लिए अस्थायी चिमटे के रूप में सपाट पत्थरों की एक जोड़ी का सावधानीपूर्वक उपयोग किया।
उसने पका हुआ मांस उपस्थित सभी लोगों के बीच वितरित किया। मून, सेलीन और 4 सावी योद्धा जो अपनी परिधि पर निगरानी रख रहे थे, लेकिन भोजन में स्पष्ट रूप से रुचि रखते थे। मून ने अपना पहला निवाला सावधानी से लिया, पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने से पहले तापमान का परीक्षण किया। जैसे ही स्वाद दर्ज हुआ, उसकी आंखें वास्तविक प्रशंसा से चौड़ी हो गईं। मांस अविश्वसनीय रूप से मीठा और कोमल था, उसकी नाजुक बनावट के साथ जो व्यावहारिक रूप से उसकी जीभ पर पिघल गया। समुद्र से प्राप्त प्राकृतिक नमकीन पानी ने बिना किसी अतिरिक्त मसाले की आवश्यकता के इसे पूरी तरह से तैयार कर दिया था। यह आश्चर्यजनक है, मून ने यारा को नए सम्मान के साथ देखते हुए ईमानदारी से कहा। आप एक उत्कृष्ट रसोइया हैं। बनावट एकदम सही है, रबर जैसी बिल्कुल नहीं। सेलीन ने निगलने से पहले जोर जोर से सिर हिलाते हुए अपने मुंह में सहमति की उत्साहपूर्ण ध्वनि निकाली। बहुत अच्छा। मैंने पहले भी महंगे रेस्तरां में केकड़ा खाया है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इसका स्वाद उनमें से किसी भी रेस्तरां से बेहतर है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बहुत ताज़ा है, या हो सकता है कि आपके पास तैयारी के लिए वास्तविक प्रतिभा हो। तारीफों से यारा के गाल खुशी से शर्मिंदगी से थोड़े रंगे हुए थे। आप दोनों को धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आप इसका आनंद ले रहे हैं। ताज़ी सामग्री और उचित समय से बहुत फर्क पड़ता है। सावी योद्धा स्पष्ट संतुष्टि के साथ अपने हिस्से का भोजन कर रहे थे, साथ ही अपनी मूल भाषा में प्रशंसात्मक ध्वनियां निकाल रहे थे जो समान भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रही थीं। भोजन का स्वाद चखते हुए चंद्रमा दूसरे टुकड़े के लिए पहुंचा। यदि आप पृथ्वी पर होते तो संभवतः आप कहीं बहुत सफल समुद्री खाद्य रेस्तरां चला सकते थे। सेलीन हंसी। सहमत। यह आसानी से रेस्तरां गुणवत्ता वाला भोजन है। यारा गर्मजोशी से मुस्कुराई। चंद्रमा के आकस्मिक स्पर्श से पहले की अजीबता अंततः अच्छे भोजन की सराहना के आरामदायक माहौल में पूरी तरह से गायब हो गई। वे संतुष्ट होकर खाना खाते रहे। अच्छी तरह से तैयार किए गए भोजन का साधारण आनंद उन्हें आसपास के खतरों और तनावों से थोड़ी राहत प्रदान करता था।